नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में मैं आपका स्वागत करता हूं। जब प्रधानमंत्री ने अंतिम घोषणा की तो उसके बाद युद्ध विराम लगभग परमानेंट हो गया, मगर कुछ बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो देश को संबोधित किया उसमें उन्होंने क्लियर कर दी हैं, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि इस पूरे युद्ध के दौरान जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया और बहुत सी ऐसी विदेशी ताकतें पाकिस्तान का साथ दे रही थी, उसके परिणाम स्वरूप भारत ने जिन परिस्थितियों में इस युद्ध को लड़ा है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरह से भारत ने तुर्की में भूकंप आया फरवरी 2023 में, भारत सबसे पहला वो देश था जिसने वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर गई और वहाँ पे जितना भी हो सका ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की सहायता की। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, अपने हथियार वहाँ सप्लाई किए और यहाँ तक सूत्रों से पता चला कि तुर्की की आर्मी फोर्सेस की टीम वहाँ पाकिस्तान में बैठकर इस ऑपरेशन को चलाने में मदद कर रही थी। इससे एक चेहरा ये साफ हुआ कि हम जिन लोगों की मदद करते हैं, हमें ये देखना होगा कि क्या वो समय आने पे हमारे लिए मददगार साबित होंगे अथवा नहीं। पाकिस्तान के हैंडल्स के अलावा चीन के हैंडलर्स भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में पीछे नहीं रहे। कुछ ऐसी खबरें जो पाकिस्तान के हैंडल और चीन के हैंडल से भी संभवतः प्रसारित हुई, जिनमें कि कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मीडिया में प्रसारित कि पटना नेवल बेस और बैंगलोर नेवल बेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई नेवल बेस है ही नहीं। चीन ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा कि भारत के 3 फाइटर्स को पाकिस्तान ने गिरा दिया, जबकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई और जिन जहाज़ों का उन्होंने जिक्र किया था, ये घटनाएं 2019 की हैं, जिसमें कि कोई जहाज़ भारत में कहीं गिरा था। ये उसकी फ़ोटोग्राफ्स को उन्होंने लगाया। फैक्ट चेक करने पे ये पता चला कि ये सारी खबरें झूठी हैं। तीसरी खबर ये है कि सुखोई 30 MKI जो भारत में मुजफ्फराबाद में मारे जाने और फिर उसके पायलट को अरेस्ट करने की खबर आई, ये खबर भी झूठी निकली, क्योंकि ये प्लेन जो गिरा था ये अहमदाबाद पुणे हाईवे पे एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी घटना थी। साथ में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बैराज के तबाह होने की भी खबर चीन के तरफ से आई, जो बाद में फैक्ट चेक करने पे पता चली कि ये खबर भी झूठी है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा जो बाहर से फैलाया जा रहा है ये अपनी जगह है, कुछ प्रोपेगेंडा भारत के अंदर भी फैलाए गए। एक पाकिस्तानी राइटर अमीर मीर, उन्होंने ट्रू फेस ऑफ जिहादी एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस बात को डिटेल्ड स्टडी करके बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करता है और प्रोवाइड करता है। तो अपने आप यूएनओ में जब कभी हम पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने का प्रयास करेंगे तो ये सारी डिटेलिंग और एविडेंस के तौर पे वहाँ दी जा सकती है। भारत के अंदर द वायर, द स्क्रॉल, द मिंट, ये सारे पेपर ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ ही प्रचार कर रहे थे, जिसमें कि द वायर की वेबसाइट को बंद भी किया गया। इसके अलावा कुछ भारतीय पत्रकार, मेरा ये मानना है कि अगर कोई लड़ाई चल रही है तो जिस समय लड़ाई चल रही है एटलीस्ट उस समय अगर आपको कोई विरोध है तो आप न्यूट्रल होकर शांत रहें और वेट करें कि जब लड़ाई खत्म हो जाए तब उसका पूरा एनालिसिस, उसका पोस्टमार्टम करें। लेकिन भारत मीडिया में एक पत्रकार आर कुमार हैं, जिन्हें लोग शिकायत कुमार भी कहते हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन के नाम पे ही प्रश्न उठा दिया। ऑपरेशन में कमियां ढूंढना एक अलग चीज़ है, उसके नाम में ही प्रश्न उठा दिया कि नाम क्यों रखा गया। भारत की सारी जनता जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने के पीछे भारत सरकार का पर्पस क्या था। तो मेरे ख्याल में कि ऑपरेशन सिंदूर रखने से उनको नाराज़गी है। हो सकता है वो इसका नाम ऑपरेशन चूड़ी रखना चाहते रहे हों, ऑपरेशन बिंदी रखना चाहते हों। तो भारत सरकार से मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में जब किसी ऑपरेशंस को वो चलाएं या कोई नीति बनाएं, उस पॉलिसी का कोई नाम रखना हो तो प्लीज़ इनसे कंसल्ट ज़रूर करें, अन्यथा ही नाराज़ हो जाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मीडिया के फूफा हैं। जिस तरह से लोगों के यहाँ शादियों में फूफा नाम की प्रजाति
समस्या पैदा करती है, उस तरह ये भी एक ऐसी प्रजाति है जो एक समस्या पैदा करती रहती है। तो इन पत्रकारों के जो रेफरेंसेस होते हैं, विदेशी इन्हीं रेफरेंसेस को लेकर अपने यहाँ मीडिया में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर देखिए कितना अनरेस्ट है, वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है। भूतपूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अ, करीबन 7-8 साल पहले शायद ये बात कही थी कि भारत को 2.5 मोर्चों पे लड़ना पड़ेगा, जिसमें एक मोर्चा है चीन का, एक मोर्चा है पाकिस्तान का और आधा मोर्चा है भारत के अंदर बैठे हुए भारत विरोधी ताकतों का। ऑल ऑफ सडन 10 तारीख को सीज़ फायर का ऐलान होता है और ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की है कि हम टेबल पे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 12 तारीख को ये डीजीएमओ की टॉक होती नहीं है। आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग होती है और उस प्रेस ब्रीफिंग में बहुत सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पे दिखाई जाती हैं और कुछ क्लियर कट संदेश भी दिए जाते हैं। 2-3 बातें इसमें अभी डाउट में है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है किन दबावों में हुआ है, इस पे बाद में एनालिसिस होगी। ये सीज़ फायर किन परिस्थितियों में किया गया है और इस सीज़ फायर को करने के पीछे मंशा क्या है। लेकिन 10 तारीख को जब सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुआ तो भारत की जनता को काफ़ी गुस्सा था। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी थोड़ी नाराज़गी थी कि शायद हम पाकिस्तान को जिस तरह से टारगेट कर रहे थे, हम उनके जो हमारे असेस्ड टारगेट थे, करीबन 21 टारगेट को हमें ख़त्म करना था, तो संभवतः हम उनमें से 9 को ख़त्म कर पाए और 12 रह गए। शायद उसको हम ख़त्म करते, उसके बाद सीज़ फायर करते, तो शायद हमारी बात थोड़ी और हो जाती और पाकिस्तान को हम कम से कम 15 से 20 साल पीछे ढकेल देते, जिससे उसमें उसको खड़ा होने में काफ़ी समय लग जाता, क्योंकि भारत को शांति चाहिए और इसलिए ये करना ज़रूरी था। साथ ही चीन ने शुरुआत में तो पाकिस्तान के साथ खड़े होने से इनकार किया, लेकिन ऑल ऑफ सडन चीन ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसलिए भारत को बहुत ही फूँक-फूँक के कदम रखना है, क्योंकि भारत के खिलाफ चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और हिंद महासागर के थ्रू वो घेरने की कोशिश कर रहा है। एक वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान है जिसके थ्रू चीन अभी भारत को घेर नहीं पाया है, तो भारत को ये समझना होगा कि इस डील को हम किस तरह से निपटाएं कि चीन का प्रभाव पश्चिम क्षेत्र पे ना पड़े। वैसे तो भारत ने अभी सभी क्षेत्रों में नियंत्रण किया हुआ है और हिंद महासागर में खासकर 90% एरिया जो हिंद महासागर पे में भारत का नियंत्रण है। 12 मई को जो डीजीएमओ लेवल टॉक होनी थी वो अंततः हुई नहीं, उसके रीजंस अभी तक पता नहीं चले, लेकिन सेना ने 3 बातें साफ कर दी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज़ हुई जिसमें डेनिस लेली और जेफ थॉम्सन का रेफरेंस दिया। उसमें एक थ्योरी डेवलप हुई थी, राख से राख और धूल से धूल। तो सेना ने ये बात का क्लियर मैसेज दिया कि जैसा होगा वैसा किया जाएगा और उसी तरह से रिटेलिएट करेंगे। एक एक्शन होगा तो उसका रिटर्न में मल्टीपल एक्शन किए जाएंगे। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल भारती ने ये साफ कह दिया कि भय बिन होए न प्रीत, यानी पाकिस्तान को जब तक हम भय में नहीं ले जाएंगे तब तक उसको प्रीति करना समझ आएगा नहीं। तो इस पे भारत के लोग भी लगातार नज़र रखे हुए हैं। भारत की जनता का सीज़ फायर के बाद गुस्सा या नाराज़गी ये दर्शाता है कि भारत की जनता इस बार पूरी तरह से इस पूरे युद्ध में इन्वॉल्व रही। ये बहुत ही अच्छा साइन है किसी भी देश के लिए कि अगर वहाँ की जनता उस देश की होने वाली एक्टिविटी में पूरी तरह इन्वॉल्व रहे। चंडीगढ़ से जो खबर आई कि वहाँ पे युवक युवतियों ने सिविल डिफेंस के साथ काम करने की अपनी इच्छा जाहिर की और हजारों की संख्या में युवक युवतियाँ वहाँ पहुँचे। तो ये भारत के लिए एक खुशखबरी है कि भारत के युवा इसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। संभवतः आने वाले समय में भारत का युवा देश के साथ पूरी तरह से एसोसिएट होता हुआ दिखेगा। प्रधानमंत्री ने जब 12 तारीख की शाम को 8 बजे देश के नाम संदेश दिया तो उन्होंने 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल साफ कर दी कि सीज़ फायर टेम्परेरी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है और उन्होंने कहा कि टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं होगी, टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं होगी और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सिंधु जल संधि अभी सस्पेंड ही रहेगी। भारत की जनता जो सीधा एक्शन देखना चाहती थी वो काफ़ी हद तक सेना ने दिखा दिया, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्शन भारत ने सिंधु जल संधि पे टेम्परेरी सस्पेंशन करके लगाया है,
इसके असर आपको कम से कम 1 महीने बाद दिखना शुरू होंगे, जब पाकिस्तान के अंदर त्राही-त्राही होगी। साथ में भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी क्लियर किया कि पाकिस्तान के साथ अगली वार्ता तभी होगी जब पाकिस्तान टेररिज्म और पीओके पे बात करेगा और किसी विषय पे भारत की सरकार बात नहीं करेगी। एक विशेष चीज उन्होंने एम्फेसाइज की कि भारत परमाणु धमकी से अब नहीं डरेगा। जबकि इसी बीच जब ये सीज फायर चल रहा था, उस दौरान बलूचिस्तान में भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हमले हो रहे हैं। तो शायद भारत अब इस बात का इंतज़ार करेगा कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है और पाकिस्तान भारत के साथ आने वाले कुछ महीनों में कैसा बिहेव करेगा। भारत उसी हिसाब से एक्शन करेगा। भारत की नीति अब साफ है कि न्यू नॉर्मल पहले जैसा नॉर्मल नहीं होगा। हमारी बंदूकों में गोलियां भरी हुई, ट्रिगर पे हाथ है, जैसा एक्शन उसके मल्टीपल रिएक्शन होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में जैसी भी कुछ डेवलपमेंट इन स्थितियों को लेके होगी, हम उस पर फिर एक वीडियो बनाकर आगे बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सकें तो वैल्यूएबल कमेंट्स दें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।